Hello everyone, welcome back in Birla Open Mind International School दरभंगा। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हम लोग कर चुके थे। जो लोग नहीं किए हैं वो इस चैनल पे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का वीडियो आप देख सकते हैं। एक क्विक रिवीजन कराया गया है बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा की तरफ से। इस मंथ में एग्जाम भी होने वाले हैं, तो सेकंड चैप्टर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सेकंड चैप्टर जरूर लेकर आऊंगा, है ना। और ये आपका सेकंड चैप्टर मैं ला चुका हूं, क्विक रिवीजन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर का क्विक रिवीजन। सेकंड चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सेकंड चैप्टर क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत लोगों का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल में भी एसिड बेस से रिलेटेड चीजों को आप करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में सबसे पहले कंटेंट पे आते हैं। क्या पढ़ना है हमें एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, क्या पढ़ना है? क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ जाता है स्टूडेंट्स लोग आउट कंटेंट भी पढ़ना शुरू कर देते हैं कि कहीं यहाँ से तो क्वेश्चन ना आ जाए। तो ऐसा सीबीएसई बिल्कुल नहीं करता है, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। हमारे सेकेंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसिड बेस एंड सॉल्ट है, पीएच स्केल है, इंडिकेटर है और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स लाइक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छूटेंगे। तो क्या क्या हमें पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में? एसिड बेस सॉल्ट, पीएच स्केल, इंडिकेटर एंड सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो इतना टॉपिक्स हमें अच्छे से करना है। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और जो लोग पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं वो इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ये ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the following is not a strong acid? Not a strong acid, right? Which of the following is not a strong acid? तो आप मुझे बताओ एसिड बेस सॉल्ट होता क्या है? एसिड बेस सॉल्ट होता क्या है, बताओगे आप? अगर जनरली हम देखें तो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, लाइट्स मतलब लाइसिस वर्ड से आया, जिसे हम बोल रहा टूटना। यानी जब हम इन्हें वाटर में डालते हैं तो ये टूट जाते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं? जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये चार्ज में डिसोसिएट्स हो जाते हैं जब हम इन्हें वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब सवाल है कि नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये कैसे हम डिफाइन करेंगे? आखिर एसिड में ऐसा क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है और एसिड में ऐसा क्या हो जाता है कि वो वीक एसिड कहलाता है ना। इंटरेस्टिंग। ऐसा क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा और ऐसा क्या है किसी एसिड में कि वो वीक एसिड कहलाएगा? तो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका काम है टूटना वाटर में, चार्ज में ये टूट जाते हैं। तो आप देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं ये 100% डिसोसिएट करते हैं, दे डिसोसिएट्स 100%। वीक एसिड नॉट डिसोसिएट्स 100%, यानी कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट्स नहीं करते हैं और ये कंप्लीटली डिसोसिएट्स कर जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे HCl हुआ, HNO3 हुआ और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, राइट। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। कौन से कैटेगरी में? स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं।
तो ये हमारा HCl H2SO4 HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। हमें क्या पूछा गया था, नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा CH3COOH, ये वीक एसिड है। ये क्या है हमारा, वीक एसिड है। तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सब पहचानना आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। मैं एक चीज और आपको थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पर बताऊंगा। इसका तो आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्या है वीक एसिड में, ऐसा क्या है वीक एसिड में कि वो वीक हो गया, नाम लग गया वीक का उसके अंदर। जैसे अगर मैं HCl लूं तो वाटर में मैंने ऐड किया तो H पे प्लस और Cl पे माइनस हमें मिल गया, ठीक है, डिसोसिएट्स हो गया। वीक एसिड के केस में क्या होता है, CH3COOH ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है किसके साथ, तो CH3COO पे माइनस और H पे प्लस के साथ। आप ये साइन आपको याद आ रहा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस का साइन है। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में एक बार अगर टूट गया, H प्लस मिल गया तो मिल गया। 100 मॉलिक्यूल लेंगे HCl का, 100 H प्लस मिलेगा। 200 मॉलिक्यूल्स लेंगे HCl का, 200 H प्लस देगा। लेकिन CH3COOH के केस में टूटते तो है, 1 मॉलिक्यूल से एक H प्लस मिलेगा, लेकिन ऐसे अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो याद रखिएगा आफ्टर सम टाइम्स ये रिवर्सिबल रिएक्शंस बन जाते हैं। कुछ बनने के बाद वापस से इनका फॉर्मेशन भी होने लगता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस का केस आ जाता है, इक्विलिब्रियम का केस आ जाता है। आप 10th क्लास में हो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि 100 लिए तो 100 पूरे के पूरे टूट जाते हैं। यहाँ पे अगर 100 लेंगे तो टूटेंगे और कुछ वापस से रिवर्स भी आ जाएंगे। तो क्या 100% डिसोसिएशन हुआ, आंसर है नहीं हुआ। यही रीजन है कि इन्हें हम वीक एसिड कहते हैं और इन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। आई बात समझ में, विच वन इज सॉल्ट, है ना। आपको तो पहले सॉल्ट पहचानने आना चाहिए, सॉल्ट होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि सॉल्ट है। हमारा एसिड, बेस, सॉल्ट सब तो इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिए। एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट बनता है। एसिड जनरली क्या देता है, H प्लस आयन देता है, और बेस जनरली क्या देता है हमारा, बेस OH माइनस आयन देता है, ठीक है। तो जिसमें OH लगा है ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा बेस हो गया ना। तो सॉल्ट क्या बचा हमारा, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, यानी बोथ ऑप्शन 1 एंड 3, बोथ ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट ऑप्शंस। अगर हम चेक करना चाहें सर अमोनियम क्लोराइड को आप प्रूफ कीजिए कि ये सॉल्ट है, यानी कि ये एसिड और बेस से मिलकर के बना हुआ है, तो आइए देखिए। कैटायन जो होता है वो बेस होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, और HCl कौन से एसिड में क्लोरीन होता है, HCl में। तो आप बताओ क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यू नो ऑलरेडी, फर्स्ट चैप्टर में रिवीजन करा चुके हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो आप चैनल पे जाइए, फर्स्ट वीडियोस को देखिए, वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं, और ये सेकेंड चैप्टर आपका चल रहा है। तो ये क्या है, हमारा बेस है, और ये क्या है, मेरा एसिड है। एसिड बेस मिला तो ये क्या बना, हमारा सॉल्ट बना ना। इस तरह से हम सॉल्ट को चेक कर सकते हैं कि ये सॉल्ट है कि एसिड है कि बेस है, क्योंकि थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होगा ना। दिस ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट्स, सब के सब टूट जाते हैं इनटू कैटायन एंड एनायन। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द लिस्टेड बिलो, ठीक है। रेड आयन में फॉर्मिक एसिड होता है, ये कुछ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड। रेड एंट में यस फॉर्मिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया, ठीक है, विनेगर। क्या बच गया, विनेगर। तो विनेगर में HCl होता है, नहीं। विनेगर में क्या होता है बताओ, टू प्रिजर्व पिकल्स यूज करते हैं ना विनेगर को। तो विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होता है, यानी कि ये गलत है। हमें क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही तो बताना था, गलत कौन है। विनेगर में
साइट्रिक एसिड, ये एसिटिक एसिड होता है, विनेगर में HCl नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। विच वन इज नॉट ए डाइबेसिक एसिड, विच वन इज नॉट ए डाइबेसिक एसिड। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। आप बता पाओगे मुझे बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन। एसिड को वाटर में डालते हैं तो जनरली H+ देते हैं ना, तो कितने H+ आयन मिलते हैं? तो अगर आप एक HCl ले रहे हो, वाटर में इसको डालोगे आप, तो कितना H+ मिलेगा? 1। अगर आप H2SO4 लोगे, अगर इसे आप वाटर में डालोगे तो कितना H+ मिलेगा? 2। तो जितने H+ आयन मिले 1 मॉलिक्यूल से, कितने से? 1 मॉलिक्यूल से, तो उसी को कहते हैं हम बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो आप बताओ HCl एक H+ दे रहा है, तो HCl क्या हुआ हमारा? मोनोबेसिक हुआ। HCl क्या हुआ? मोनोबेसिक एसिड हुआ। और ये हमारा क्या हुआ? डाइबेसिक एसिड हुआ। क्वेश्चन में क्या है? कौन डाइबेसिक एसिड नहीं है? कौन डाइबेसिक एसिड नहीं है? तो यहाँ पर HCl है ना, हमारा मोनोबेसिक एसिड आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा? HCl। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मोनोबेसिक एसिड अमॉन्ग देम इज, यानी कि कौन है जो जिसका एक मॉलिक्यूल से सिर्फ एक H+ आयन आएगा। ठीक है, मोनोबेसिक। आप बताओ HCl अभी आपने पढ़ा। एक बात बताओ, CH3COOH, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, HCl में एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन से ज्यादा दे सकता है क्या? नहीं, ये मोनोबेसिक। CH3COOH में आप चेक करो, एक ही हाइड्रोजन है इसके फॉर्मूले में, 1 मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन है, तो ये भी मोनोबेसिक एसिड। तो हमारा तो ऑप्शन तो ऐसे जा रहा है ऑल ऑफ दिस की तरफ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक हिंट दूंगा ऑक्जा एसिड्स ऑफ फास्फोरस के केस में। तो जैसे ये हमारा H3PO2 हुआ, H3PO4 हुआ, PO3 ले लेते हैं, उसके बाद H3PO4 को मेंशन करते हैं। फास्फोरस के ऑक्जा एसिड्स के केस में मैं आपको ट्रिकली बता रहा हूं, इसे याद रखिएगा, जितना ऑक्सीजन एटम है उससे एक कम उसकी बेसिसिटी होती है। तो 4 ऑक्सीजन एटम है तो एक कम कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गया ट्राइबेसिक एसिड, ये हो गया ट्राइबेसिक एसिड। ये 3 है ऑक्सीजन तो एक कम करेंगे तो क्या हो गया? ये डाइबेसिक एसिड हो गया। और इसमें 2 है तो एक कम करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा? मोनोबेसिक एसिड हो गया। ये अप्लाई करेंगे सिर्फ फास्फोरस के ऑक्जा एसिड्स में। एक मैं और चीज बता देता हूं आपको, जनरली क्या होता है कि सल्फर के जो ऑक्जा एसिड्स होते हैं डाइबेसिक होते हैं। क्या होते हैं? डाइबेसिक। अब आप में इसमें 3 हाइड्रोजन है तो क्या आप सबको ट्राइबेसिक डाल दोगे क्या? नहीं। कितने H+ देते हैं? ये हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जा एसिड्स 12th में पढ़ेंगे, तो वहां पर अच्छे से डील करेंगे कि OH ग्रुप से जुड़े हुए हाइड्रोजन ही निकल पाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। सबके सब क्या है? हमारे मोनोबेसिक एसिड है। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन से कनेक्टेड रहिए, है ना। लास्ट में बिल्कुल रिवीजन नहीं छोड़ना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एक बात बताओ, एम्फोटेरिक का मतलब आप जानते हो क्या होता है? इन जनरल हम लोग क्या जानते हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? इनका नेचर जो होता है एसिडिक होता है। जैसे आपसे कोई पूछ दे सोडियम ऑक्साइड क्या है, इसका नेचर बेसिक होगा। जैसे आपसे कोई पूछ दे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इसका नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, इसका नेचर, तो एसिडिक होगा। सोडियम इज मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा इसका नेचर? कैल्शियम ऑक्साइड। नेचर बताइए। तो मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर जनरली क्या होता है? बेसिक होता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? जनरली एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनको अगर वाटर में डालेंगे तो एसिड बनता है, इनको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बेस, इनको वाटर में डालेंगे हम तो बेस बनता है,
और इनको वाटर में डालेंगे तो एसिड बनता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, राइट, है ना। अच्छा क्वेश्चन। एम्फोटेरिक का मतलब पहले समझते हैं हम लोग। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वैसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हो, एसिड भी हो, एसिडिक नेचर भी हो और बेसिक नेचर भी हो। कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। अब आप एक बात बताओ, यू नो ऑलरेडी कि एसिड रिएक्शन करता है किससे, बेस से। तो ऐसे सब्सटेंस जो है एसिडिक भी है बेसिक भी है, इसका मतलब कि दे कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, यानी कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के ऑक्साइड लिख दे रहा हूं जो आप याद रखिएगा। एक ट्रिक बताते हैं आपको, है ना। जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, क्या है ट्रिक, फिर से याद रखिए। जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं हमारे, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, जैसे जिंक का आपको लिखना है ZnO, एल्युमिनियम है Al2O3, बेरिलियम है BeO, PbO, इसी तरह से सबका हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, इसके अलावे भी हैं, बट आप 10th क्लास में हो तो जनरली जो इंपॉर्टेंट है आपको 2-3 वही मैं बता रहा हूं। Al2O3, जिंक ऑक्साइड, PbO, ऑल आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ऑल आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर चल रहा है, सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका अपलोडेड है, आप वहां से फर्स्ट चैप्टर चैनल पे जाइए, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कीजिए जो लोग नहीं कर पाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली, अल्कली क्या है ये हमें जानना है। व्हाट इज अल्कली, तो याद रखिए वाटर सोलेबल बेस जो होते हैं, वाटर सोलेबल बेस जो होते हैं आर कॉल्ड अल्कली, आर कॉल्ड अल्कली। अल्कली किसे कहते हैं, तो वाटर सोलेबल बेस को कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, जनरली फर्स्ट ए ग्रुप के जो बेस है, जैसे आप NaOH ले लो, KOH ले लो, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो इनको हम लोग, ये सब क्या है, सब में OH ग्रुप लगा हुआ है, तो दे ऑल आर बेस, दे ऑल आर बेस, क्योंकि OH माइनस आयन देंगे वाटर में। अब इनका नेचर की बात करें तो क्या है, ये वाटर सोलेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, वाटर सोलेबल होते हैं। तो ये बेस, वैसे बेस जो वाटर सोलेबल होते हैं उन्हें हम लोग अल्कली कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली, NaOH, KOH और ये तो अल्कली होगा, और हमें क्या बताना है, नॉट अल्कली। तो ये हो गया हमारा FeOH होल थ्राइस। बेस तो है, FeOH का होल थ्राइस क्या है, ये बेस तो है बट नॉट अल्कली। तो याद रखिएगा, ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कलीज आर बेस। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कलीज आर बेस। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वीक बेस अमॉन्ग देम इज, वीक बेस हमें बताना है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के जो बेस होते हैं, जैसे ये आपका पहले तो ये बताओ, ये तो सॉल्ट है भाई, ये तो सॉल्ट है, ये बेस नहीं है। बेस हमारा यही तीनों है, बेस यही है। अब हमें क्या बताना है कि वीक बेस कौन है, वीक बेस कौन है। तो फर्स्ट ग्रुप के जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बाकी आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर वीक बेस होंगे। ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, NaOH, KOH ये हमारा क्या है,
स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे आप याद रखिएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर NaOH। NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, यस सही है। इट इज नोन एज बेकिंग सोडा, नहीं। तो हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चाहिए था ना, आपको तो मिल गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर भी चेक कर लो आप। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, यस, जस्ट अभी मैंने बताया। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सोप। आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में जाइएगा, NaOH के रिएक्शन से सोप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप रिवीजन करते रहिए, बिल्कुल अपने सिलेबस से कनेक्टेड रहिए। एक्सटर्नल सोर्स को अभी आप अवॉइड कीजिए। केमिकल यूज्ड इन एंटासिड। एंटासिड क्या है? रिड्यूस एसिडिटी। अब एसिडिटी कहाँ होता है? स्टोमक में होता है। एसिडिटी कहाँ होता है? स्टोमक में होता है। तो ये वैसे केमिकल्स हैं जो जिनका यूज करके हम लोग एसिडिटी को कम करने का काम करते हैं। तो एसिडिटी अगर बढ़ जाए तो क्या आप यूज करोगे? बेस यूज करोगे ना, तभी तो एसिड बेस रिएक्शन करके न्यूट्रल करेंगे उसको। तो अब कौन सा बेस? देखो भाई, बेस तो सब है, बेस तो सब है, सब में OH ग्रुप लगा हुआ है। तो आप याद रखिएगा, मोस्ट कॉमनली जो यूज होने वाला हमारा है आंसर, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये इंपॉर्टेंट है 10th के एग्जाम के लिए। एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। भाई क्या सॉल्ट, एसिड भी, बेस भी, सॉल्ट भी, सब के सब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? एक्सेप्ट लगा दिया है। सॉल्ट पॉजिटिव नेगेटिव आयन देंगे, लेकिन कौन सा आयन नहीं देंगे? तो एक बात बताओ, H+ कौन देता है? एसिड देता है। OH कौन देता है? बेस देता है। ये सॉल्ट देते हैं क्या? नहीं ना। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी क्लोराइड आयन है और बोथ 1 and 2 है। तो 1 and 2 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सॉल्ट नहीं देते हैं, नॉट बाई सॉल्ट। अगर H+ आयन दे दिया तब तो वो एसिड है, OH- आयन दे दिया तब तो वो बेस है। यानी सॉल्ट H+ और OH- आयन को नहीं देते, ठीक है। अगर वैसा हुआ तो वो एसिड या फिर बेस होंगे। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, तो आपको मैं पहले एक बात बता देता हूं, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर क्या हो सकता है। तो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर हमारा हो सकता है, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, हमें यही पहचानना है कि कब, कैसे पहचानेंगे कि इस गिवन सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ये हमारा एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो अगर सॉल्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, अगर सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन का नेचर हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये बेसिक है, तो बेसिक कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड। बेसिक सॉल्यूशन के लिए बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे और एसिडिक के लिए क्या कर देंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे और वीक बेस ले लेंगे। तो इस बेसिस पे हम पहचान सकते हैं कि सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके एग्जांपल्स को चेक करते हैं, ठीक है। NaCl किससे बनता है? मैं एक चीज और आपको बता दूं कि किसी भी सॉल्ट में पहचानने का तरीका है कि सॉल्ट में जो केटायन है वो बेस का पार्ट होता है, बेस से आता है, और उसका जो एनायन है वो एसिड से आता है। एनायन एसिड से, A फॉर एसिड, ऐसे याद रखना। A मतलब एनायन, एनायन फॉर एसिड। तो केटायन आपको पता ही है। NaCl, तो बताओ आप NaCl में क्या लिख दोगे आप? मैं सबको चेक करूंगा, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आगे के एग्जाम में तो आपका बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए।
तो सोडियम है तो NaOH, और Cl है, कौन से एसिड में होता है? HCl में। अब ये बताओ, इसी दोनों से मिल करके बना हुआ का ना NaCl, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा चेक करो, केटायन कम्स फ्रॉम बेस, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। अब बताओ ये क्या है हमारा? वीक बेस है ये, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तीसरा चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या है? बेसिक इन नेचर। थर्ड चेक करें तो केटायन NaOH, एनायन क्या यूज करेंगे? CH3 COOH, इन दोनों के मिलने से बना होगा हमारा CH3 COONA सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है? हमारा वीक एसिड है। इसीलिए पहले मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस से क्वेश्चन कराया, ताकि आप आगे सॉल्ट में दिक्कत ना हो। तो अब आप बताओ मुझे, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। थर्ड वाले का स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन वीक, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर CH3 COON। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस? सिर्फ आपको आंसर बता देना है, कितना आसान है, जल्दी बताइए। केटायन कम्स फ्रॉम बेस, ये होगा NaOH प्लस HCl। केटायन कम्स फ्रॉम बेस, NH4OH प्लस HCl। केटायन कम्स फ्रॉम बेस, NaOH प्लस CH3 COOH, और ये क्या हो जाएगा? NaOH प्लस, कौन से एसिड में SO4 होता है बताइए? एनायन कम्स फ्रॉम एसिड, कौन से एसिड में होता है? यस, H2SO4। तो अब क्या बताना है कि वो सॉल्ट बताओ जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो अब बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। आंसर मिल गया। चलोगे ऑब्जेक्टिव इस तरह से, ऐसे पहचानना है, क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट ऐसे लेना है, ठीक है। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनकरेक्ट बताना है। एक चीज मैं और स्टूडेंट से बताना चाहूंगा कि आप स्टेटमेंट को पहले अंडरलाइन करिए, क्या पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप करेक्ट कर दिए, हर समय आपको सही नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शंस भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। अभी बताया था ना, एंटासिड में यूज होता है, सोप इज यूज्ड आफ्टर स्टिंग ऑफ एंट एंड बीज, सही है। साबुन थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, बेस होता है, इस वजह से वहां पे एसिड के वजह से न्यूट्रलिटी आती है। विनेगर इज यूज्ड आफ्टर बाइटिंग स्नैक, ये स्टेटमेंट देखो तो आपको डाइजेस्ट हो रहा है क्या? ये स्टेटमेंट सांप काट दे तो कह रहा है विनेगर अप्लाई किया जाता है, अब डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा है ये स्टेटमेंट। सांप काटे तो सीधा अपने से कुछ नहीं करना पड़ता है, जो करेंगे या तो डॉक्टर्स करेंगे या तो फिर भगवान करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। सांप को काटने से, ये तो सांप काटा है, ऊपर से आप एसिड लगाओगे, भले ही वो वीक एसिड, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप सीधा हॉस्पिटल जाइए, एंटीवेनोन का इंजेक्शन लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, pH ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। भाई अभी बताओ NaCl किससे बना है? केटायन कम्स फ्रॉम बेस, NaOH, एनायन कम्स फ्रॉम एसिड, NaOH प्लस HCl। अब बताओ ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्यूशन न्यूट्रल। न्यूट्रल चीजों का pH क्या होता है? 7 होता है। pH
7 हो तो न्यूट्रल, लेस देन 7 हो तो एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 हो तो बेसिक। अब जितना ज्यादा 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा बेसिक होगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मैच द फॉलोइंग। देखो तो हम बार बार बोलते हैं आप लोग को कि फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा NaSCO3 प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यह जिप्सम। फॉर्मूला एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, चारों पता है आपको। तो फोर्थ का सी है ना, ये CSO4.2H2O है। ये क्या है? 2H2O है। तो 4 का सी किस में दिख रहा है? 4 का ए नहीं, 4 का ए नहीं, 4 का डी नहीं, 4 का सी यहाँ पे है। आप इस तरह से हम लोग आंसर करते जाएंगे। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट पीएच ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी बेसिक इन नेचर? बेसिक के लिए, न्यूट्रल के लिए, अभी जस्ट मैंने बताया ना, न्यूट्रल के लिए पीएच कितना होना चाहिए? 7। बेसिक के लिए क्या होना चाहिए? बेसिक के लिए ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। एसिडिक सॉल्यूशन हो, इसके लिए पीएच कितना चाहिए? लेस देन 7 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 7, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ये 18 है आपके सामने। हाईएस्ट एसिडिक सॉल्यूशन, हाईएस्ट एसिडिक सॉल्यूशन अमॉन्ग देम इज, अमॉन्ग ये देम है। अब बताइए, अब तो कुछ इंपॉर्टेंट, ये हमारे एनसीईआरटी में लिस्टेड है, आप इसे याद रखें, इग्नोर बिल्कुल ना करें। गैस्ट्रिक जूस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का पीएच आपको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? नियरली 1.2 होता है। मिल्क का पीएच नियरली 6.8 होता है। ब्लड का पीएच नियरली हमारा होता है ब्लड 7.4। विनेगर का पीएच होता है हमारा 3 के आसपास। हाईएस्ट एसिडिक सॉल्यूशन, तो याद रखिएगा, पीएच जितना ज्यादा होगा उतना ही वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। पीएच जितना कम होगा उतना ही सॉल्यूशन, पीएच की वैल्यू की बात हो रही है, पीएच के वैल्यू की बात हो रही है, एसिडिक होगा। सबसे कम कौन है पीएच? सबसे कम पीएच गैस्ट्रिक जूस, HCl होता है ना उसमें। तो इस तरह से हम लोग आंसरिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर किसी खास चीजों को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो लेफ्ट राइट इंडिकेटर वगैरह देते हैं ना, यानी किसी चीज को बताना। तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, इन चीजों को बताने के लिए जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं या जिस सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं उसे इंडिकेटर कहते हैं। यानी इंडिकेटर के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है? एक बात बताओ, लिटमस तो नेचुरल है, टर्मरिक हल्दी नेचुरल है, चाइना रोज नेचर में है, फिनोफ्थलीन है क्या नेचर में? नहीं है। तो चाइना रोज हमारा जो ये फिनोफ्थलीन जो है हमारा हो जाएगा आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, या इसको हम लोग मैन-मेड इंडिकेटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ये हमारा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी क्या होता है? आपको नहीं लग रहा है ये स्मेल से रिलेटेड है? ऑल्फैक्टरी वगैरह बायो में आप लोग पढ़ेंगे, ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स होते हैं शायद। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि स्मेल से बताने वाले इंडिकेटर, यानी कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं। सबसे पहला चीज कि ये नेचुरल इंडिकेटर के ही एग्जांपल्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर ही होते हैं जनरली ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। तो क्लोव ऑयल, ओनियन, वनीला, ये सब के सब हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। यानी कि इनके स्मेल में चेंज की वजह से हम सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इनकरेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग देम इज, गैस्ट्रिक जूस अभी बताया ना 1.2 होता है, लेमन जूस 2.2, ब्लड का पीएच ये गलत है,
ब्लड का पीएच कितना होता है जी? 7.4 के आसपास होता है। ये 10 बहुत ज़्यादा हो गया बेसिक। ये हमारा इनकरेक्ट होगा, है ना? इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था हमें। तो ये आसान क्वेश्चन था। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन का पीएच हमें पता होना चाहिए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉपर सल्फेट, CuSO4 हो गया। सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया हमारा Na2CO3। ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। और ये हुआ फेरस सल्फेट, FeSO4। सबका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको पता ही है। CuSO4 5H2O यूज करते हैं, ये 10H2O यूज करते हैं, ये 2H2O होता है और ये 7H2O होता है, राइट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबसे ज्यादा क्या है आपको? 5, 10, 2 और 7, 5, 10, 2 एंड 7। ज्यादा क्या है? 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग देम। बेकिंग सोडा फायर एक्सटेंसर के रूप में यूज होता है, करेक्ट बताना है। यस होता है। पता है कैसे? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। NaHCO3 को कहते हैं ना हम लोग बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इज NaHCO3। तो इसे जब हम गर्म करते हैं तो ये मेरा बनता है Na2CO3, और बनता है हमारा CO2, और बनता है मेरा H2O, और बनता है मेरा H2O, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, यहां से एक गैस निकला हमारा CO2, एंड यू नो ऑलरेडी O2 कंबशन का सपोर्टर गैस होता है, लेकिन CO2 क्या होता है? नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। CO2 गैस क्या है हमारा? नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये हमारा फायर एक्सटेंसर के रूप में यूज किया जाता है। तो आपको पता चला कि बेकिंग सोडा को फायर एक्सटेंसर के रूप में क्यों यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये गर्म होने पर CO2 गैस देता है जो आग को बुझाने में मदद करता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, ये भी सही है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या है हमारा ऑप्शन? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज नोन एज जिप्सम। नहीं, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये जिप्सम नहीं है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है हमारा CaSO4.12H2O। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ये तो हमारा गलत हो गया ना। तो ये हो जाएगा, बस ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज कास्टिक सोडा? किसको? देखो कितना इजी क्वेश्चन। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्विक लाइम, स्लैक लाइम, ये सब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राइन इज केमिकली। ब्राइन क्या होता है? व्हाट इज ब्राइन? तो याद रखिए, एक्वस NaCl सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन कहते हैं। एक्वस NaCl सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। एक्वस NaCl सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। और ये अगर पूछे आपसे डाइल्यूट की कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड होगा। क्या होगा ये? कंसंट्रेटेड होगा। क्या होगा ये हमारा? कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज। ब्राइन सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन का मतलब NaCl भी है और वाटर भी है। NaCl क्या दिया है आपको? Na पे प्लस, Cl पे माइनस दिया, और ये क्या दिया? H पे प्लस और OH पे माइनस। तो सोडियम Na पे प्लस OH पे माइनस मिलके क्या बना लिया? NaOH। H प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 बना लिया रिडक्शन के बाद, और क्लोराइड आयन लॉस करके इलेक्ट्रॉन को Cl2 गैस बना लिया।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल इसे याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन होता है तो हमारे ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, NaOH भी, Cl2 भी और H2 भी। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि तीनों ही प्रोडक्ट है। इन जनरल स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, दो ही याद रखते हैं, H2 और Cl2, नहीं, आप तीनों याद रखिए। NaOH भी प्रोडक्ट है। तो ये आपका हुआ। कभी भी आपको ब्राइन सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट पूछ दे, अगर तीनों हो ऑप्शन में तो आप तीनों को टिक करना, दो हो तो दो को टिक करना, कोई एक हो तो एक को टिक करना, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, ये तीन ही प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहले तो ये बताओ, आपको पता है ना, मैंने ट्रिकली फर्स्ट लेक्चर में बताया था, है ना, कि ए पॉजिटिव यानी एनोड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव। तो एनोड अगर पॉजिटिव है तो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। किस केस में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो अब आप बताओ, तीन प्रोडक्ट है हमारा, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्या है, NaOH है, राइट। तो एक सबसे आसान तरीका, अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जानते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की आपको अगर आइडियाज है, तो अगर ये दो गैस है तो विच गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड विच गैस लिबरेटेड एट एनोड। इस केस में मैं ट्रिक बता रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन, तो क्लोरीन पॉजिटिव की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ। तो ये याद रखिएगा, ये भी सही है, क्लोरीन एनोड यस, हाइड्रोजन कैथोड यस, और NaOH नियर द कैथोड, तो ये भी हमारा सही है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दिस होगा, कोई भी गलत नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, ब्राइन सॉल्यूशंस का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कौन सा गैस एनोड पे, कौन सा गैस कैथोड पे लिबरेट होता है। NaOH को भी आप याद रखिएगा, किस साइड होता है, कैथोड की तरफ जाता है या एनोड की तरफ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर समय क्वेश्चंस इजी ही हो। आपके एनसीईआरटी में अगर दे रखा है तो आपसे कभी भी क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो आप बिल्कुल ये ना कहें कि सर मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसीलिए मैंने बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा की तरफ से आपको क्विक रिवीजन कराया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ लिया, पीएच स्केल से क्वेश्चन कर लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, सॉल्ट का नेचर भी पढ़ लिया मैंने, इंडिकेटर से भी क्वेश्चंस करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से भी करा दिया, आपके जितने भी थे फार्मूला वगैरह, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा वगैरह, कास्टिक सोडा का ये भी करा दिया मैंने। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे बहुत जल्द, आप इंतजार कीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। आप सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए इस चैनल पे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर watching this video, okay।